हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम विजन आईएएस के टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं प्रीलिम्स के। तो इसके लिए हम टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं और उसके लिए सिलेबस भी देखते हैं, जो कि विजन आईएएस का जो शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का, उसी का हम यहाँ पे सिलेबस देखने वाले हैं। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। प्लीज आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, ये टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो रेगुलरली पढ़ते रहिए, रिलीजियसली पढ़ते रहिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, हमने टेस्ट 7 एनवायरमेंट की सॉल्व की है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर पहले भी हमने पॉलिटी की टेस्ट सॉल्व की है, तो इसीलिए इस बार हम टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम रख रहे हैं। 6 दिसंबर को हम इसकी टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है। तो इसमें पढ़ना क्या है, आप देखो, जब भी आप पॉलिटी को पढ़ते हो तो आप सोर्स जो भी फॉलो कर रहे हैं, आप वही सोर्स फॉलो करें। कोई और कुछ भी कहे, बिल्कुल इधर उधर मत जाइए। आप जो पढ़ रहे हो उसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिस्ट्री और जो एनवायरनमेंट, अभी एनवायरनमेंट पढ़ा है, तो एनवायरनमेंट जो हमने अभी पढ़ा है, तो उसको आपको डेली एटलीस्ट 2 आवर्स देने चाहिए। उसको रिवीजन करिए ताकि आपका एनवायरनमेंट आप भूल ना सको। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट तो आगे आती रहती है, लेकिन अगर आप जो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट को अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप भूल जाओगे। तो इसीलिए इसको पढ़ो। और जो इसके पहले हमने हिस्ट्री का टेस्ट दिया है, तो उसको भी आपको, हिस्ट्री को भी बीच बीच में देखना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम्स एडजस्ट करें और उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिलेबस देखने वाले हैं। पॉलिटी को आप पढ़ने का एक तरीका मैं बताती हूँ, मुझे जो सही लगा वो बताती हूँ। और एक मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत के, अगर आप चाहिए तो किसी ने शेयर किए हुए हैं हैंड रिटन, मुझे अच्छे लगे। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना मुझे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पॉलिटी को पढ़ने का तरीका एक होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसको आप कंपेयर करके साथ में पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे गवर्नर, फिर प्रेसिडेंट, तो इस तरह से, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह से कंपेयर करके आप इसको पढ़ सकते हो। फंडामेंटल राइट जो है हमारे, तो वो थोड़े लेंदी है और इसमें आर्टिकल भी काफी ज्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से। अगर आप जब पढ़ रहे होते हो ना इन चीजों को, तो इसके ऊपर टेस्ट जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया है उसको सॉल्व करके देखो। जो आपका नॉलेज है वहां पे अप्लाई करके देखो, क्या आप सॉल्व कर पाते हो वो क्वेश्चन। प्रीलिम्स की भी टेस्ट इसीलिए होते हैं, जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कितने, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि देखो सिली मिस्टेक होती रहती है। तो इसीलिए हमें रिवीजन करना जरूरी होता है और जो पढ़ा हुआ है उसको याद रखना। मैंने हमेशा आपको लास्ट टाइम भी आपको यही बोला था कि आपका 75% जो सिलेबस होता है, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में, तो वो कहाँ से आते हैं, आपके सब्जेक्ट से आते हैं। स्टैटिक्स पोर्शन जो है आपका, जैसे कि पॉलिटी है, पॉलिटी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर है हमारी यहाँ पे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, वहां जहां से ये कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, और एक है कि बाद में आपको एंशंट अच्छे से पढ़नी चाहिए, मिडाइवल अच्छे से पढ़नी चाहिए और मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो ये तीनों को भी स्किप मत करिए। मॉडर्न से हालांकि 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी रिसेंटली, बट मिडाइवल से और यहाँ एंशंट से, मतलब यहाँ पे वर्ड जो होते हैं, तो वर्ड्स का मीनिंग पूछा जाता है कि क्या मीनिंग था मिडाइवल पीरियड में, एंशंट पीरियड में, तो ये पूछा जाता है खास करके यहाँ पे। तो उसके बारे में आपको रिवीजन करना चाहिए। और टेक्स्ट जो होता है, लिटरेचर यहाँ पे ज्यादा फोकस होता है लिटरेचर पे, और आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस होता है मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री में। तो आपको ये एरिया जानने चाहिए, इसके लिए आपको जाना चाहिए पीवाईक्यू की तरफ। पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए ये भगवद गीता है जो आपको दिशा दिखाती है, तो पीवाईक्यू को आपको देखने चाहिए। अभी आप देखोगे यहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी देख रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी के आपको पीवाईक्यू देखने चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको प्रियम्बल इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के लिए,
प्रियम्बल के बाद कौन से आते हैं? फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी से क्वेश्चंस आते हैं, फिर डीपीएसपी। तो फिर और क्या आता है इसमें? ये इसके जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के, आपको पूरे रटने ही चाहिए, ये आर्टिकल बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। 1 से लेके जो हमारे 51 तक आर्टिकल है, उससे रिलेटेड जो भी जजमेंट आए हैं, केसेस आए हैं, उसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिलेबस देख रहे हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम्स में क्या क्या आता है? कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है और टाइप्स पता होनी चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम एज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली बताया है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सा आता है। डेमोक्रेटिक आता है, नॉन डेमोक्रेटिक है, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल होती है ना पॉलिटिकल सिस्टम, यूनिटरी फेडरल, फिर डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव, रिपब्लिक, मोनार्की। अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था यूएसए में, तो हमारे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि इंडिया का और जो यूएसए का इलेक्शन है उसमें डिफरेंस बताइए। तो वो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होता है वो, जैसे कि उसमें एक्ट्स आते हैं 1935 वाला, फिर 1946 वाला, 47 वाला, 1947 वाला, फिर 1990 वाला, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। फिर 1909 वाला, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इवोल्यूशन और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना, उसके रिलेटेड जो कमिटीज होते हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो कमिटीज उस टाइम के मिनिस्टर्स और ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़िए। प्रियम्बल इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में याद ही रख लेना। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, इसके आर्टिकल जो होते हैं इनसे रिलेटेड। फिर सिटीजनशिप के आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूल के भी भूलना नहीं है। एक एक शब्द इसका आपको याद होना चाहिए, क्लियरली डिटेल में याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपके 1 आर्टिकल से लेके 51A तक ये हो गए पूरे। तो यहाँ पे आपको सोर्सेस, मैंने पहले भी आपको सोर्स बताए थे। एक तो आप 9th और 10th की एनसीईआरटी, जहाँ पे आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। 11th की जो, उसमें तो डिटेल में ही दिया है, तो ये 11th की एनसीईआरटी आप यूज कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। और अगर आप चाहते हो तो विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन मटेरियल और उनका क्विक रिवीजन जो है मॉड्यूल, वो भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो, स्टिक टू द 1 सब्जेक्ट 1 सोर्स। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स फॉलो करते हो तो उसके लिए आपको मल्टीपल रिवीजन मिलेगा, देने के लिए टाइम मिलेगा, और आपकी जो क्लियरिटी है वो क्लियर हो जाएगी। सिले मिस्टेक नहीं करनी है, जो बेसिक चीजें हैं वहां पे आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और ये कहाँ से आपको रियलाइज होगा? जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो तो उससे आपको पता चलता है कि आप मिस्टेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सोर्सेस हो गए। यहाँ पे भी उन्होंने डीडी बासु जो है, जहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल में दे रखा है। इनका बुक अगर आप देखोगे तो वहां पे आर्टिकल भी आपको डिटेल में मिलेंगे, और ये सुभाष कश्यप का भी बोला जाता है। तो ये इट्स अप टू यू, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी फॉलो करें, और एनसीईआरटी जो है उसको अच्छे से पढ़े डिटेल में, और उसको भी रिवाइज करते रहिए। इंडियन एक्सप्रेस मैं पढ़ती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़े। द हिंदू पढ़ना है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और योजना, कुरुक्षेत्र पढ़ना है, पढ़ लो। पीआईबी, मैं पीआईबी देखती हूँ कभी कभी, तो आप भी देख लेना मंथली। TOI लाइवमेंट, ये है, तो इसका भी देखना है। तो मैगजीन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल वाले वीकली है, फ्रंटलाइन, आपके ऊपर निर्भर करता है वो। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगी मैं, जितना मुझे बताना था वो मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 1 से लेके
51A तक है। और जो आर्टिकल इंसर्ट हुए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के इंसर्ट हुए, वो आपको डिटेल में याद होना चाहिए। उसके लिए आप रट लो, ठीक है। जहां पे रटने की जरूरत है उसको रटना भी चाहिए, वरना प्रीलिम्स नहीं निकलती है। जस्ट आप पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, ऐसे नहीं, आप भूल जाओगे, फिर कंफ्यूजन होगा आपको। यकीन मानिए, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। अगर आप जो अभी हमारी 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये जो एक्ट है हमारा 1976 का, तो इसमें से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स की थी। तो आपको अगर ये सिर्फ आप पढ़ के जाओगे, तो आपको जो हमारी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसमें आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज होगा, बहुत ज्यादा। मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए इसको तो आपको याद ही करना है। ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। तो आपको ये जो चीजें ऐसी होती है ना, इसको आपको रटना ही चाहिए बिल्कुल, मतलब इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कौन सी स्पेशल मेजोरिटी लगती है, राइट। स्पेशल मेजोरिटी वो आप देख लेना, मेजोरिटीज। फिर आर्टिकल 368 से ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है। तो जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और इनके पास पावर्स कौन सी होती है, तो ये मस्ट है, आपको जानना ही चाहिए। इससे रिलेटेड आप करंट अफेयर्स देखिए कि करंट अफेयर्स में कौन सा इश्यू चल रहा है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पे करंट अफेयर जनवरी से लेके फरवरी के 2024 के बोले गए हैं। तो आप देखो, मैं तो यही से स्टार्ट करती हूँ, अप्रैल 2024 से लेके मैं पूरा अपना मई में एग्जाम है ना, तो मैं अप्रैल 2025 तक के हम यहाँ पे करंट अफेयर्स यूज करेंगे एग्जाम के लिए। तो आप यहाँ पे जब आप पॉलिटी का सॉल्व कर रहे होते ना, तो रुको यहाँ पे जगह है, पॉलिटी जब हम सॉल्व कर रहे होते तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अप्रैल से लेके पॉलिटी के जो अभी क्या चल रहा है दिसंबर, तो नवंबर तक के जो पॉलिटी के यहाँ पे है ना करंट अफेयर्स, तो इनको देखना है कि कौन से इश्यूज हैं जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है, और उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं, इनसे रिलेटेड जजमेंट क्या क्या दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, या किसी भी लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी दे रखा होगा, तो वो भी देखेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है मेंस के लिए, ठीक है। हमें साथ में मेंस भी देखना है। तो जुडिशरी में आपको यहाँ पे नालसा के ऊपर क्वेश्चन तो आते हैं, न्यायालय नालसा जो है उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा ही होगा। ये डीआरए न्यू अभी आया हुआ है, काफी मतलब सॉरी न्यू नहीं है, ये पुराना ही है, बट हाँ ये सब आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना ही बताना था। और प्लीज अभी मतलब ये वेकअप कॉल है, अगर अभी से आपने स्टार्ट नहीं किया, अभी से आपने आपके स्टैटिक्स पोर्शन पे ध्यान नहीं दिया ना, तो ये मान लीजिए आपकी, ये फैक्ट है, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ कि बिना स्टैटिक्स की कंसेप्ट क्लियरिटी या उसको अच्छे से याद नहीं रखोगे ना, तो प्रीलिम्स निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत टफ होते जा रहा है। अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकालोगे तो मेंस नहीं लिख पाओगे। तो प्लीज प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करें। लोग कुछ भी बोलते रहिए, लोगों का काम है बोलना, बट आपका जीवन है, आपका करियर है, जीवन का हर दिन दोबारा नहीं आता है। तो आप अगर डिसाइड कर चुके हो कि नहीं मुझे यही करियर बनवाना है, ये इसी में करियर बनवाना है, तो फोकस करके पढ़ते रहिए। सभी पढ़ते हैं, पर कुछ लोगों का ही प्रीलिम्स क्यों क्लियर होता है, क्योंकि उनका कमांड होती है स्टैटिक्स पोर्शन के ऊपर। कैसे भी कितना भी घुमा फिरा के पूछने दीजिए क्वेश्चन, वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनका इतनी कंसेप्ट क्लियर होती है, इतनी कमांड अच्छी खासी होती है कि वो सॉल्व कर पाते हैं कुछ भी, मतलब वो किसी भी तरह सोच समझ के उसको आंसर तक पहुंच ही जाते हैं। तो उस तरह से आपको बनना है। ऐसे नहीं है कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया और परसों भी छोड़ दिया, फिर उसके बाद पकड़ेंगे या उसके अगले मंथ में पकड़ेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है।
हमेशा रिवीजन करते रहिए। जो भी सब्जेक्ट हो चुका है उसके लिए एटलीस्ट दिन में 2 घंटे तो दीजिए कि उसको हम रिवाइज कर सके अच्छे से। ठीक है, इतना ही कहना है। प्लीज, ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।